हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी के सभी एग्जाम, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विसेज का हो, हर एक एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, प्रीलिम्स होता है, उसके लिए ये डिस्कशन काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चाहे मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट हो, डेंटल सर्जन हो, चाहे वो होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हो, क्योंकि वहाँ पर पार्ट ए जो है उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये एक सीरीज है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल डिस्कशन के साथ में। प्रॉपर तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो ये एक सीरीज है जो हम प्रयास करेंगे कि आने वाली कल में आप लोगों के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाए जाएं इस तरह से फॉर्मेट में। इसमें आपका कंप्लीट फुल है। इसे मध्य प्रदेश का हिस्ट्री भी है, मध्य प्रदेश का पॉलिटी भी है, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी भी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है और साथ में करंट अफेयर के टॉपिक्स भी है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, मलाज खंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइन है और देखा जाए मलाज खंड के बारे में तो ये बेसिकली पड़ेगा बालाघाट जिले में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हालांकि दो बहुत ही फेमस माइन है। एक तो मलाज खंड है और दूसरा है भारवेली। क्या है? दूसरे का नाम है भारवेली। भारवेली माइन की बात करें, ये मैग्नीज के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये मैग्नीज के लिए फेमस है। लेकिन वहीं मलाज खंड की बात करें, ये तांबा के लिए फेमस है, दैट इज कॉल्ड कॉपर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। जहां तक की बात करें बालाघाट का लोकेशन कहां पड़ेगा, तो याद रहे बालाघाट जो है ये एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर को टच करता है। दिस लोकेटेड इन हियर, मतलब मध्य देश का जो साउथ रीजन है, साउथ ईस्ट रीजन है, यहाँ पर बालाघाट आपका लोकेट है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसका सेक्स रेशियो सर्वाधिक है, 1021 है। तो ये भी आप लोग बालाघाट के बारे में याद रखेंगे। हालांकि बालाघाट के बारे में आप पता होना चाहिए आप लोगों को, मध्य प्रदेश का एक ऐसा एरिया है जो नक्सल हिट डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है। ये भी बालाघाट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि बालाघाट में जो फॉरेस्ट कवर है वो भी काफी ज्यादा है, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, बाणसागर परियोजना काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है मध्य प्रदेश की, और देखा जाए तो ये जिस नदी में है वो नदी का नाम है सोन। कौन सी नदी है? सोन नदी। अब देखिए, सोन नदी के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए आपको। हालांकि बाणसागर परियोजना ये देवलौद में है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा शहडोल जिले में ना। इसके अलावा यदि हम बात करें सोन नदी की बात करें, सोन नदी का उद्गम मध्य देश की जिस जगह से होता है वो जगह अमरकंटक है। अमरकंटक की बात करें तो ये अमरकंटक पड़ेगा यहां पर अनूपपुर जिले में। अब देखा जाए तो यहां से इसका उद्गम होता है सोन नदी का। हालांकि यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है और यहीं से देखा जाए तो सोन नदी का उद्गम भी होता है, और सोन नदी बाद में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। जिस पॉइंट में मिलती है वो पॉइंट का नाम है दानापुर। दानापुर जगह की बात करें तो दानापुर पटना के पास में जगह पड़ती है, मतलब बिहार में है। और दूसरी बात पता होना चाहिए, यहां से एक नदी का और उद्गम होता है, उस नदी का नाम है जोहिला। तो जोहिला नदी का उद्गम भी बेसिकली अमरकंटक से होता है। तो ये तीन नदियों का उद्गम बेसिकली यहां से होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनूपपुर की, तो अमरकंटक जिस पहाड़ी में स्थित है उस पहाड़ी का नाम है मैकाल रेंज। कौन सी पहाड़ी है? उस पहाड़ी का नाम है मैकाल रेंज। मैकाल सतपुड़ा रेंज का एक पार्ट है। हालांकि सतपुड़ा रेंज में कई सारी पहाड़ियां पड़ती हैं। यहाँ पे महादेव है, फिर गाविलगढ़ है, फिर राजपीपला है। लेकिन मैकाल रेंज की बात करें, इसी में आपका अमरकंटक स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, जस्ट 1 सेकेंड होल्ड ऑन। मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक स्थापित क्षमता निम्नलिखित में से किस संसाधन की है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, याद रखना ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें गैर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में लोग कंफ्यूज करते हैं। गैर परंपरागत का मतलब है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की हम बात करते हैं, इसमें कौन से एनर्जी सोर्सेज आएंगे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें जो है कन्वेंशन में जो नहीं है, जैसे थर्मल पावर है कन्वेंशन में है, तो ये चीजें परंपरागत में आएंगी। या इसके अलावा हमारा जल विद्युत से जो अपन जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो भी परंपरागत पे आती है, क्योंकि इसको हम जनरेशन से इसको इस्तेमाल करते आए हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, कचरा से ऊर्जा, ये सारी चीजें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आती हैं। हालांकि यहां पर ये लगती जरूर है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कॉमन है, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत जैसा ही लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों को अलग अलग तरीके से आप लोग को स्टडी करना है ना।
अब देखा जाए तो पूछा गया मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में के अंतर्गत सर्वाधिक स्थापित क्षमता निम्नलिखित में से किस संसाधन की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी आप लोग याद रखना, और ये है सौर ऊर्जा की। हालांकि सौर ऊर्जा का रेशियो ऑलरेडी हर जगह बढ़ रहा है, हमारी गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो भी काफी महत्वपूर्ण टारगेट है। हमारा टारगेट था कि 175 गीगावाट जो एनर्जी है ये हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करें बाई 2022। हालांकि 2022 ऑलरेडी चल रहा है, हालांकि ये अचीव तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी। और 100 गीगावाट, इसमें से 100 गीगावाट अकेले सोलर एनर्जी को हमने टारगेट किया है कि सोलर एनर्जी के माध्यम से हम लोग इतनी एनर्जी जनरेट करें। तो ये काफी एम्बिशियस टारगेट है, इसलिए सोलर एनर्जी को हम लोग काफी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और भी आपको पता होना चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में जो रीवा है यहाँ पे अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, वो है 750 मेगावाट का, जो कि मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि क्लेम किया रहा था हालांकि एशिया का, लेकिन अब एशिया का तो नहीं है चूंकि बहुत सारे और भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो 750 मेगावाट जो है ये रीवा का अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि रीवा की गुड़ तहसील में है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। वेल देखिए, आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि सिंचाई इरिगेशन की फैसिलिटीज कौन कौन से माध्यम से होती है। तो ये माध्यम तो आपको लिखे हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है कुएं से। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में मोस्टली जो सिंचाई होती है वो कुएं या ट्यूबवेल के माध्यम से ही होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि हर एक गांव में आपको आमतौर पर ट्यूबवेल ही मिलेंगे। नहरें और तालाब की फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, क्योंकि हर जगह आप नहरें भी नहीं निकाल सकते, अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं हुआ है। और तालाब की बात करें तो हम लोगों ने मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे तालाब की खुदाई करने का प्रयास किया है, लेकिन कई बार सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज नहीं रहा है कि इतनी भारी मात्रा में तालाब की खुदाई हो पाए जो इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। तो एज ऑफ नाउ स्टिल कुएं का रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई होती है कुएं के माध्यम से ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, well, देखिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश के जिस जिले में है वो काफी इंपॉर्टेंट जिला है, वो है आपका सिंगरौली। सिंगरौली की बात करें, सिंगरौली को मध्य देश की ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। और इसके अलावा सिंगरौली में हमारे मध्य प्रदेश में सबसे मोटी कोल की लेयर पाई जाती है, जो कि 100 कितने मीटर है, 136 मीटर कोल की मोटी लेयर पाई जाती है कहाँ पे, सिंगरौली में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिंगरौली का जो मेन सिटी एरिया है वो बढ़न का एरिया है, और सिंगरौली एज ऑफ नो रीवा संभाग का हिस्सा है। रीवा संभाग में 4 जिले हैं, रीवा है, सीधी है, सतना है और सिंगरौली है। शहडोल जो है अब एक अलग संभाग बन चुका है, जहाँ पे 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ आपको याद रखना है सिंगरौली के बारे में, कि सिंगरौली जो है सिंगरौली में देखा जाए तो दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस बिकॉज ऑफ दैट थिंग दैट यहां पर माड़ा की गुफाएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। माड़ा की गुफाएं, हालांकि मारा केव्स बोलते हैं। तो ये भी आपको सिंगरौली के बारे में थोड़ी सी पता रखना है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे सिंगरौली के बारे में और डिटेल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। बेसिकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन रोबोट इज कॉल्ड, नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन रोबोट इज कॉल्ड एज। तो यहां पे ऑप्शन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, डिग्री ऑफ जॉइंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ मूवमेंट। तो याद रखना ये हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है। मूवेबल जॉइंट्स ऑफ रोबोट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हालांकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की यदि आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये बेसिकली यही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़ा सा इसका इंजीनियरिंग में आमतौर पर ये चीज़ें हम लोग पढ़ते थे, बट एनीवे आई एम श्योर कि आप लोगों ने शायद इस चीज़ को अभी ज़्यादा स्टडी नहीं किया होगा, बट इट्स फाइन, दैट्स ओके। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी देश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक, किसी भी देश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं। अब यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं, संदेश, संदेश की अखंडता। तो इसका भी इंग्लिश वर्जन एक बार देख लेते हैं, आप लोग इंग्लिश में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। टेक्निक टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी इज नोन एज। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मैसेज डाइजेस्ट। तो इसका सही आंसर है मैसेज डाइजेस्ट।
इसको आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है आपकी किसी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक, इसको बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट। याद रखना, ये टर्म थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों को थोड़ा कम सुना होगा, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है। तो फिल्टर करने का काम ही कौन करता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये है फायरवॉल। क्या है ये है फायरवॉल। याद रखना, फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करने का काम करता है, फायरवॉल। याद रखना, अक्सर पूछा आता है। अगला आपके सामने एप्लीकेशन एवं डेटा होस्टिंग एवं कनेक्टिविटी एवं क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना में सरकार द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के पहलू हैं। तो यहां पे कई सारे ऑप्शन हैं, जरा इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, आपको शायद कंफर्टेबल लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एप्लीकेशन एंड डेटा होस्टिंग एंड कनेक्टिविटी आर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। एसडीसी, स्वान एंड ईएसडीजी, याद रखना है, एसडीसी, स्वान एंड ईएसडीजी। तो ये है स्टेट डेटा सेंटर। स्टेट डेटा सेंटर ई गवर्नेंस प्लान में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है क्या? स्टेट डेटा सेंटर। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है आप लोगों से, स्टेट डेटा सेंटर। हालांकि क्वेश्चन इस तरह का यूपीएससी में एक बार पूछा चुका था, स्टेट डेटा सेंटर। और दूसरा आपके सामने है स्वान। स्वान क्या है? ये है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या है? स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये देखा जाए तो ये सिक्योर कनेक्शन हाई स्पीड में प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा ईएसटीजी, तो ये है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2015 से लेके 2030 तक इसका टारगेट है। तो ये टारगेट ईयर भी आप लोगों को थोड़ी सी याद रखना है। और इसके अलावा यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स हैं, थोड़ा इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे हम लोग हिंदी मीडियम के क्वेश्चन ले रहे थे, तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एसडीसी, SWAN एंड ESDG। तो याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने साइबर सिक्योरिटी का दायरा है, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, इंसिडेंट रेस्पॉन्स, रिकवरी पॉलिसी एंड उपरोक्त सभी। तो देखा है तो इसका आंसर सारे ही हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का जो दायरा है इसमें सारी चीजें कवर की जाएंगी, मतलब उपरोक्त सभी हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं आप लोगों को, बिकॉज ऑब्वियस बात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। द स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, इंसिडेंट रेस्पॉन्स, रिकवरी पॉलिसी, सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन की रिप्लाई ऑल ऑफ दे वही होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? निमाड़ का लोक नृत्य नहीं है। गणगौर, राई, काठी, फिफरिया। देखिए गणगौर है, राई है। देखिए राई की बात करें ये बुंदेलखंड रीजन का है और हमारे मध्य देश का है, एज ऑफ नाउ राजकीय लोक नृत्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे माच की बात करें हमारा राजकीय लोक नाट्य है जो मालवा अंचल का है, वैसे ही राई की बात करें हमारा राजकीय लोक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड अंचल का है। बाकी गणगौर, काठी और फिफरिया कहाँ के हैं? ये निमाड़ अंचल के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य यहां पूछा गया है, तो बट ऑब्वियस बात है हिंगोला, छाउर, मनसुखा, माच है। तो माच की बात करें, माच क्वाइट फेमस है और माच हमारे मध्य देश का राजकीय लोक नाट्य भी है। तो जो लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोकगीत हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, थोड़ी सी आपको ये तैयार करना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? करुष, महिष्मती, तीरभुक्ति और शुक्तिमती। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये है करुष। याद रहे बघेलखंड का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में काउंट किया जाता है, जिसमें रीवा है, शहडोल है, ये जिले बेसिकली मोस्टली होते हैं। और बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड के क्षेत्र के सबसे प्रतापी राजा का नाम है राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र की बात करें ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे और देखना है आपको पता होना चाहिए इनकी दरबार में ही जो तानसेन हैं, तानसेन इनकी दरबारी कवि थे और तानसेन को बाद में अकबर के दरबार में ले जाया गया था
और पता होना चाहिए आप लोगों को अकबर के नवरत्न बने तानसेन। लेकिन तानसेन को अकबर के दरबार में ले जाने का काम जो किया था वो किया था जलाल खान कोरची ने। तो यहाँ पे जलाल खान कोरची का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, जलाल खान कोरची याद रहेगा। तो चलिए, सो लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध चंदेल सेनानायक आल्हा एम उदल ने किस शासक के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आल्हा उदल, आल्हा खंड भी है इनके नाम से बना हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने, अजय राज, अर्णोराज, सिंधुराज एंड पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। तो आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए आल्हा उदल का नाम काफी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो इनकी वीरता के जो पराक्रम के जो गीत हैं ये बुंदेलखंड रीजन में काफी फेमस भी हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी काफी महत्वपूर्ण है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध इनका नाम है। नाउ इनकी रचनाओं में देखा जाए तो इनकी रचनाएं हैं यहां पर दी हुई हैं, हिम किरटनी, बिजुरी, हिम तरंगनी, ये सारी की सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया इनकी रचना नहीं है। तो आपको बताना है ये किसकी रचना है। तो याद रखना, रसिक प्रिया किसकी रचना है? यह है आचार्य केशव दास की। तो किसकी रचना है? यह है केशव दास की रचना है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, रचनाओं से क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी में पूछे आते हैं, तो रचनाएं थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किन तिथियों में किया गया? ऐसे क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा याद रखना मुश्किल रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी पीएससी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे आते हैं, थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है 23 जुलाई से 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है टोक्यो में। टोक्यो का ओलंपिक वैसे भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी गॉट द गोल्ड मेडल इन द फॉर्म ऑफ जेवलिन थ्रो। कमेंट करके बताना है किसको जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिया गया था, गोल्ड मेडल मिला था। 2024 को ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया जाना तय किया गया है? तो देखिए, ओलंपिक खेल से यहां पर 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और ये कहां पर है? पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा किस तिथि पर जारी किया गया? आरोग्य सेतु ऐप, ऐसे क्वेश्चन फिर मैं कह रहा हूं थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में जो डेट पूछी जाती है पीएससी के द्वारा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। और इसका सही आंसर है 2 अप्रैल 2020। 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा इस तिथि को जारी किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किस तिथि पर किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको बताना है ये किसकी रिकमेंडेशन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है रिलीज किया गया है। तो ये किन की रिकमेंडेशन यहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, ये लाया गया 26 अगस्त 2021 को। तो 26 अगस्त 2021 को इसका शुभारंभ मध्य सरकार द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे नाम याद रखना है के कस्तूरीरंगन, कस्तूरीरंगन जी का नाम याद रखना है। के कस्तूरीरंगन कमेटी है जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसको सजेस्ट किया है। तो के कस्तूरीरंगन जी का नाम आपको याद रखना है, बिकॉज ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस नेम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2021 में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारतीय दल, पैरा ओलंपिक काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? एवनली जो ओलंपिक था उसमें हमने कम मेडल, एक ही गोल्ड मेडल जीता, लेकिन पैरा ओलंपिक में वी वन मेनी गोल्ड मेडल्स, और ये हमने जीते 5 गोल्ड मेडल्स, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य देश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो अगस्त महीने में जो बारिश होती है किसके कारण होती है? इसका सही आंसर है वो है दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण ही मध्य देश में मोस्टली बारिश होती है, जो मानसून की रियल बारिश होती है। और आपको पता होना चाहिए साउथ वेस्ट मानसून जो है हमारे देश में, साउथ वेस्ट मानसून की जो बारिश होती है वो यहां से होती है। तो ये बेसिकली ये जो इधर वाली ब्रांच है दैट्स कॉल्ड दैट्स अरेबियन सी वाली ब्रांच जो है, इसी से आपको बारिश होती है। हालांकि बे ऑफ बंगाल रीजन की ब्रांच से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अपना मेघालय वाला क्षेत्र है यहाँ पे बारिश करता है, लेकिन ये जो साउथ वेस्ट मानसून है इसके कारण मोस्टली मध्य देश में बारिश होती है। किस टाइम में? अगस्त महीने में, है ना। बाकी ठंडी के मौसम में बारिश किसके कारण होती है? वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण,
है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एंड दैट्स इज मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कुल वन क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुल वन क्षेत्रों का कितना प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो संरक्षित वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में, उसका कितना परसेंटेज शेयर है। तो इसकी बात करें तो इसका सही आंसर है ये है 32.8% जो शेयर है ये संरक्षित वन क्षेत्र का है टोटल वन का। तो ये हमें याद रखना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, नहीं बन पाते, बट एनीवे याद रखना। सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा पिक्चर बना के देखेंगे तो पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा मध्य देश है, ओके, रफ पिक्चर बनाने की हैबिट आपको डालनी है, क्योंकि आप लोग यदि मेंस लिखना चाहते हैं एमपीपीएससी का, तो इन दैट केस यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट रफ मैप। तो सोन नदी के दक्षिण में, तो याद रखिएगा ये यहाँ पे अमरकंटक से नदी निकलती है, इसका नाम है सोन नदी, और सोन नदी यहाँ पे जाती है कहाँ पे, बाद में गंगा नदी जाके मिल जाती है ना, कहाँ पे, दानापुर पे। तो सोन नदी की बात करें, सोन नदी कहाँ पे, अमरकंटक से निकलती है, और ये जो पहाड़ी इसका नाम है मैकाल रेंज। क्या नाम है इस पहाड़ी का नाम, इसका नाम है मैकाल रेंज। ये सतपुड़ा रेंज का ही पार्ट बनती है। किसका, सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। मैकाल के बाद यहाँ पे महादेव है, फिर गाविलगढ़ है, फिर राजपीपला है ना, लेकिन मैकाल रेंज किसका पार्ट है, मैकाल रेंज सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें कैमूर। अब देखिए कैमूर श्रेणी यहाँ पे नहीं है, कैमूर श्रेणी ऊपर साइड है, विंध्यन रेंज का पार्ट है। तो कैमूर यहाँ पे रीवा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो रेंज है उसका नाम है कैमूर रेंज। क्या नाम है, कैमूर रेंज। इसके बाद कैमूर के बाद यहाँ पर विंध्यन श्रेणी में दूसरा जो रेंज है उसका नाम है भांडेर श्रेणी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है भांडेर श्रेणी। और भांडेर श्रेणी बेसिकली आपके कह सकते हैं कि दतिया के क्षेत्र में थोड़ा टच करती है। पूरा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर भांडेर श्रेणी देखने मिलती है। ये पूरा श्रेणी जो है विंध्यांचल श्रेणी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नर्मदा ताप्ती के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट 1 सेकेंड। ऑलराइट, पश्चिमी दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी, जिसको ताप्ती नदी बोलते हैं, इसका उद्गम स्थल क्या है। देखिए पता होना चाहिए, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्तई जिले, बैतूल जिले से होता है। बैतूल में जगह है मुल्तई, तो बैतूल मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहीं से बेसिकली ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो यहीं पे बेसिकली बैतूल में ही मुल्तई है, तो मुल्तई वो जगह है जहाँ से बेसिकली ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो ये थोड़े से आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंड दैट्स बेसिकली देश के कुल मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है। अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीज उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश की जो सबसे फेमस माइन है वो है भारवेली। भारवेली कहाँ पे है, बालाघाट में है। तो भारवेली माइन कहाँ पे है, ये है बालाघाट में। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा पूछा गया है उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है। तो मध्य प्रदेश का योगदान है इसमें कितना, वेल देखिए, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन बाद में कंट्रोवर्शियल हुआ है और इसको बाद में डिलीट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अब डिलीटेड है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता हो, है ना। तो मध्य प्रदेश का शेयर जो बोला जा रहा है वो है 33% जो है मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का शेयर है। तो 33% के हिसाब से देखा है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पे मैच करता हो। तो ये ऑप्शन देखा है तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लेखक नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें बुंदेली लेखक में किसका नाम नहीं आता, ये आपको बताना है। देखा है, देखिए इसमें जगरिक की बात करें बुंदेली लेखक हैं, ईसुरी हैं बुंदेली लेखक, गंगाधर व्यास हैं, लेकिन महाराज विश्वनाथ सिंह की बात करें ये बुंदेली लेखक में नहीं आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य से किस जिले में जागेश्वरी मेला, जोगेश्वरी मेला ही बोलते हैं वैसे, बट यहाँ पे जागेश्वरी लिखा है, जागेश्वरी मेला आयोजित किया जाता है। तो ये बेसिकली कहाँ पे है, ये है आपके अशोकनगर में। अशोकनगर वैसे ही काफ़ी फेमस है, यहाँ पर देखा है तो अशोकनगर में बत्तीसी बावड़ी भी है, और चंदेरी की साड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं, चंदेरी जगह भी है, चंदेरी का किला भी यहाँ पे है। और पता होना चाहिए आप लोगों को, चंदेरी जो साड़ी है ये जीआई टैग में आती है। मध्य देश में एज ऑफ नो 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत काउंट किया गया है, जिसमें जो लेदर टॉयज हैं इंदौर के, या इसके अलावा देखा जाए तो माहेश्वरी साड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। टीकमगढ़ की जो घंटियाँ हैं वो भी आती हैं बेसिकली जीआई टैग में। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी।
तो इसका सही आंसर है नरहुत के मधुकर शाह का। मधुकर शाह का नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, सो प्लीज रिमेंबर दिस वन। अगला क्वेश्चन है, बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो इनके बहुत ही आराध्य देव भी हैं वैसे देखा जाए तो, और ये है ठाकुर देव। तो ठाकुर देव जो है बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता हैं, और इसलिए ठाकुर देव जो है इनके लिए काफी पूजनीय होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब रघुनाथ के फड़के। तो रघुनाथ फड़के जो है एक इनके नाम से बेसिकली एक स्टूडियो भी बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए, धार में फड़के स्टूडियो के नाम से जो फेमस है ना। पूछा गया निम्नलिखित में किस कला संबंधित हैं, तो याद रखिएगा ये बेसिकली मूर्ति कला संबंधित हैं, दैट्स बेसिकली स्कल्पचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो फड़के स्टूडियो कहाँ पे है? ये है धार में। अगला प्रश्न आपके लिए है, इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका दो ऑप्शन है। पहली बात तो देखा जाए तो इसमें जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड यहां पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट्स अवेलेबल। यूनिक्स की बात करें, यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दो ऑप्शन यहां पर एमपीएससी ने दिया था। और विंडोज की बात करें, विंडोज भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जो कि यहां पे आपको बाई करना पड़ता है। तो देखा जाए तो ये दो के बारे में आपको याद रखना चाहिए, यूनिक्स और विंडोज दोनों ही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी ये आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। बाइनरी नंबर दिया गया है 11010001, तो ये बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। थोड़ा ट्रिकी है, इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछे आते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है 3218। तो बाइनरी को यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट किया गया है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंड दैट इज, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग आता है? कंप्यूटर के सीपीयू के लिए कौन सा इसमें उपयोग आता है? अब यहां पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ऑब्वियस सी बात है यहां पे इस्तेमाल किया आता है, याद रखना, बहुत ही सिंपल है। गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो गीगाबाइट की बात करें तो 1 गीगाबाइट में 1 जीबी में 1024, हमेशा याद रखना 1024 के फॉर्म में ही होता है, तो याद रखना 1024 मेगाबाइट होते हैं। और वहीं भी किलोबाइट की बात करें तो 1024 इंटू 1024 किलोबाइट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सिक्वेंसिंग आपको थोड़ी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र स्पेस का नाम बताना है आप लोगों को। रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र या स्पेस का नाम क्या है? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसे हम बोलेंगे, दो नाम इस्तेमाल करते हैं, वर्क स्पेस भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और साथ में वर्क एनवेलप वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं, और दोनों को एमपीपीएससी ने सही आंसर माना है। अगला है, संविधान के 21 अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना कहा गया है। तो रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बोला गया है। तो ये आर्टिकल याद रखना थोड़ा सा मुश्किल मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना आप लोग, अनुच्छेद 163 है जिसमें ये बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आफ्टर ऑल एमपीपीएससी है तो यहाँ पे थोड़ी इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश से पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो याद रखना ये 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करें वहां पे 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है। और बलवंत राय मेहता कमेटी जो पहली कमेटी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1947 में, उन्होंने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बलवंत राय मेहता का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अशोक मेहता कमेटी की बात करें, इन्होंने 2 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था, बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था। लेकिन एलएम सिंघवी कमेटी की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक दर्जा देने की बात की है। हालांकि पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत हमारे भारत में राजस्थान के नागौर जिले से मानी जाती है। तो नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज सिस्टम का फॉर्मेशन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर सखी योजना किस चीज संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछाते हैं। सखी योजना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यह है हिंसा पीड़ित महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराना। हिंसा पीड़ित महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वन स्टॉप सेंटर सखी योजना का उद्देश्य है हिंसा पीड़ित महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराना। डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं वहां पे वन स्टॉप सेंटर का एक महत्वपूर्ण, सखी योजना का महत्वपूर्ण रोल है।
मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंसस बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और आप लोगों को 2011 सेंसस के डेटा को ही रिवाइज करना है, क्योंकि 2021 का सेंसस अभी तक आया नहीं है और आने की पॉसिबिलिटी भी कम है, चूंकि बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड कोरोना ये इसको डिले कर दिया गया है। तो ये है बेसिकली डिंडोरी। कौन है ये? डिंडोरी। तो डिंडोरी का जो है जनसंख्या घनत्व मध्य से सर्वाधिक कम है, सबसे कम है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। मध्य देश के निम्नलिखित जिलों को लिंगानुपात के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखा है तो यहाँ पे घटते क्रम बताना है, तो सबसे अधिक कहां पर है पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे अधिक देखा है तो यहाँ पे पड़ेगा आपका दैट्स बालाघाट। बालाघाट में सेक्स रेशियो देखा जाए तो सबसे अधिक है, 1021 है, जो कि मध्य देश में सर्वाधिक है। बालाघाट के बाद अगला जो आएगा अलीराजपुर है। अलीराजपुर के बाद अलीराजपुर के बाद आएगा आपका मंडला के बाद आएगा डिंडोरी। हालांकि देखा है तो ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना इसलिए मैं कहूँगा आसान है, बिकॉज देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा जो है बालाघाट ही है, बालाघाट में सबसे अधिक सक्सेस रेशियो है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड से आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन जो है जहाँ पे पहली जगह में बालाघाट का नाम जिक्र किया गया है। तो आई थिंक दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। भले आपको पूरा सीक्वेंस पता ना हो, लेकिन बालाघाट के थ्रू आप टिक कर सकते हो। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? अब यहां पे देखा जाए तो इसका सही आंसर है वो है 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किया गया। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हालांकि पूछे आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मध्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? लाडली लक्ष्मी योजना से क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है और मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण स्कीम है, मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं आप करंट अफेयर्स जुड़ने के बजाय आप स्कीम बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उससे आप कनेक्ट करना, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनका स्टार्टिंग ईयर अक्सर पूछा आता है। तो इसका सही आंसर है वो है 1 अप्रैल 2007 में आपकी लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। अगला है आपके सामने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। इसलिए आप समझ सकते हैं स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पीएससी में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर है वो है सितंबर 2013 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट के लिए योजना लॉन्च किया गया है। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। तो इनके बारे में पूछा गया किस चीज से पदभार इन्होंने संभाला है? तो हालांकि गुजरात से हैं, और ऐसे क्वेश्चन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बिकॉज आपको डेट आफ्टर ऑल याद रखना है। तो ये है 8 जुलाई 2021 को इन्होंने पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर का ज्योतिर्लिंग जो है, ओके दैट्स थिंग, तो ये पूछा गया आप लोगों से ये कहां पे है? तो ये आपका है ओमकारेश्वर में। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पे है? ये ओमकारेश्वर में है। अगला प्रश्न है आपके सामने मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई? कृषक उद्यमी योजना, बहुत सारे क्वेश्चन इस स्कीम से पूछे गए हैं। तो इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम बेसिकली शुरू किया गया है 2018-19 में। तो ये आप लोग याद रखें 2018-19 में मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये है मध्य देश में वर्ष 2005-06 में कृषि जोत की औसत आकार है। 2005-06 में कृषि जोत की औसत आकार जो है मध्य देश में, इसमें काफी डिस्प्यूट है देखा जाए तो। अब देखा जाए तो 2.2 हेक्टेयर आमतौर पर मिलता है कि मध्य देश में कृषि जोत का आकार 2.2 हेक्टेयर है, लेकिन 2.22 हेक्टेयर 2.25 हेक्टेयर, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी आता है। बेसिकली देखा दो में से कोई भी नहीं है एग्जैक्टली, तो इसलिए देखा है तो यहाँ पे ये ऑप्शन बाद में डिलीट कर दिया गया था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पीएससी जो पूछती है, और एनीवे हेक्टेयर की बात करें कितना होता है? 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर का। याद रखना 10,000 मीटर स्क्वायर का 1 हेक्टेयर होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बाद में क्या कर दिया गया था? दैट वाज क्वेश्चन वाज डिलीटेड, दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड लेटर ऑन। अगला प्रश्न आपके सामने बैनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की आती है? ये क्वेश्चन हालांकि हमने अपनी क्लास में कई बार करवाया था बैनगंगा नहर के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बालाघाट जिले में बैनगंगा नदी सिंचाई होती है। बाकी जिलों का इससे कोई ज्यादा मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन है सॉइल हेल्थ कार्ड संबंधित है। सॉइल हेल्थ कार्ड किससे संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ऑब्वियस सी बात है ये आपको पता होना चाहिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है किसानों को दिया जाता है और उसका मेन पर्पस क्या होता है? संतुलित उर्वरक के उपयोग, मतलब आपको उर्वरक कितने इस्तेमाल करने हैं आपकी लैंड के हिसाब से ये बताया जाता है। उसमें पैदावार बढ़ाने का इसका उद्देश्य होता है, और मिट्टी का परीक्षण करके फिर बताया जाता है सजेस्ट किया जाता है कि आप लोगों को उर्वरक कितना इस्तेमाल करना है। तो ये प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं सारे ऑप्शन इसमें सही है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड इन सभी संबंधित है।
लास्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता दर कहां पर है? ऑब्वियस बात है, अलीराजपुर की बात करें तो यहां पे पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों ही बहुत कम है, जो कि काफी देखा है तो फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि एज ऑफ नो देखा है तो अलीराजपुर में डेवलपमेंट वर्क जो है उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ का जो प्रशासन है उसको इसमें डेफिनेटली काम करना चाहिए। हालांकि अलीराजपुर की बात करें तो ये बात सच है कि यहाँ पर 89% शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क ना किए जाएं। तो यहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट को ज़्यादा अटेंशन रखना चाहिए, और यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्पेशली डीएम हैं या यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं यदि हम बात करें अलीराजपुर के, वो काफ़ी निराशाजनक हैं, जो कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की जो कह सकते हैं जो सिंसियरिटी है, सेंसिटिविटी है, उसमें कमी देखने को मिलती है। तो ये रहा ये टॉपिक डिस्कशन को भी वाइंड अप करेंगे। तो ये हमारे पास 50 क्वेश्चन आप लोग लाए गए हैं, आने वाले कल में कई सारे और क्वेश्चन भी लाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीएससी पूछा आ चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को कंपाइल करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये रहा डिस्कशन, आज का डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाती है, तो उसके माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी क्लास और भी होती हैं, और हमारा बैच कोर्स भी एमपीपीएससी लॉन्च किया गया है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो एग्जाम होने वाला है जून में, उसके लिए भी हमने बैच कोर्स लॉन्च किया है। डेंटल सर्जन के जो एग्जाम होने वाला है उसमें जीएस पार्ट के लिए हमने बैच कोर्स लॉन्च किया है। बाकी जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए भी हमने बैच कोर्स लॉन्च किया है, स्पेशली जीएस पार्ट के लिए। तो वो बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर यदि आपके पास क्वेरीज हैं बैच कोर्स ज्वाइन करने के रिगार्डिंग, या कोई भी और क्वेरीज हैं, तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप उस पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच, थैंक यू, बाय बाय।